दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन को हल। ये क्वेश्चन आ चुके हैं पिछली बार सी टेट यूपी टेट में और अब की बार आ सकते हैं एमपीटीईटी में। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं वीडियो को शुरू बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए क्वेश्चन और आंसर सीधे दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको बस करना इतना है कि आप देखिए और इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के अपने सेशन पे। अगर आप आए हैं चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है आपको कि सीधे क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं लिए हैं। इससे होगा ये कि अपना टाइम ज़्यादा बचेगा और क्वेश्चन होंगे ज़्यादा हल। ओके, तो पहला क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो इसका उत्तर है 4। शा, शा, शा और हा यहाँ पे ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है जो ये 4 प्रकार के उष्ण व्यंजन हैं, तो वायु की रगड़ जिनसे उत्पन्न होती है वही उष्ण व्यंजन होते हैं। आप इनको ट्राई जरूर कीजिए बोल के, आपको एक वायु की रगड़ जैसी महसूस होगी। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है पित्तेहारों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 42। जी हाँ, पित्तेहारों की संख्या 42 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लट लकार से किस काल का बोध होता है। तो लट लकार से वर्तमान काल का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया से सीधा संबंध रखते हैं उनको कारक कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में 6 प्रकार के कारक होते हैं। दोस्तों बता दें कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है। तो कर्ता कारक में प्रभगा का विभक्ति प्रयुक्त होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। देख लें आप, कारक की वीडियो में आपको एक अलग से दूंगा, उसमें कारक आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाए जाएंगे। ओके, अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हल कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो जैसे हैं ऐसे ही पेपर में आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है। तो अधिकरण कारक में पर पे आता है। ओके, तो अधिकरण में पे पर। ओके, इसका आंसर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या है। तो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह के लिए और को है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो कर्म वाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाच्य इस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं। किस प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं अकर्मक क्रियाओं के। ओके, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। ये आंसर यहाँ पे इसका 3 होगा। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो महाभाष्य की रचना किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे अब जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते रहते हैं संस्कृत वाले विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है महाभाष्य की। तो महाभाष्य पतंजलि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो त्रिपादी महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की थी। तो ये भर्तृहरि ने इसकी रचना की थी। किसने। भर्तृहरि ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास की रचना है। बहुत ही फेमस ये रचना है कालिदास जी की, आप जरूर देख लें अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक।
ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो ये है वरदराज की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो हैं वो हैं हमारे वेद। जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो वेद को ही माना जाता है। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कर्तव्य वाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? तो ये दोनों प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी दंडी ने, राइट। 10 कुमार चरित्र की रचना की थी दंडी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है कि भैया सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, तो वो वेद हैं। अब वेद हैं तो वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो जाहिर सी बात है कि जो प्रथम वेद है, जो प्राचीन वेद है, उसी में गायत्री मंत्र, अभी मैंने क्या बताया, ऋग्वेद को बताया ना प्राचीन, तो उसी में गायत्री मंत्र वेद में दिया हुआ है और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ओके, नेक्स्ट बात करें, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र जो मतलब उन्होंने दिया हुआ है वेद में, तो किस वेद में है? ऐसा क्वेश्चन भी कुछ बन सकता है। तो आप देख ले इसको 2-4 प्रकार के क्वेश्चन अपने माइंड में मैपिंग करके। ओके, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है लट लकार किस काल को दर्शाता है? तो लट लकार दर्शाता है भूतकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं? तो संस्कृत में होते हैं 3 वाच्य। ओके, 3 वाच्य होते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो वो थी अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी जो थी वो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताना है। तो अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं वो थे पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है और संस्कृत में अष्टाध्यायी का बहुत ज़्यादा महत्व है। ओके, नेक्स्ट बात करें सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो ये है मृत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कलहण। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो ये आपको पता होगा कि विद्यार्थी में दीर्घ संधि है, जहाँ पे बड़ा आ मतलब कि दीर्घ हो जाता है, विद्याधन अर्थी। ठीक है, तो विद्यार्थी में यहाँ पे दीर्घ स्वर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आ और ई मिलकर क्या हो जाते हैं? तो आ प्लस ई, आ और ई मिलकर ए हो जाते हैं। आ प्लस ई मिलकर ए हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा द्विगु समास की जो परिभाषा है उसके अनुसार अगर संख्या का बोध हो तो वहाँ पे होता है द्विगु समास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 महेश्वर सूत्र की संख्या है, 14 महेश्वर सूत्रों की संख्या है। ओके, तो इसका आंसर हुआ 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्ण। ठीक है, जो अपने मुख से एक छोटी से छोटी ध्वनि मतलब जो शब्द बनाती है, एक छोटी से छोटी, अगर उसको टुकड़ों में तोड़ के देखें तो वो क्या कहलाती है? सबसे छोटी ध्वनि की इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे महेश्वर सूत्र कहा जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि महेश्वर का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आप पहले ये देखें कि संस्कृत व्याकरण को कहा क्या जाता है? तो कहा जाता है महेश्वर शास्त्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल सेम, महेश्वर का अर्थ क्या है? तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि महेश्वर का अर्थ क्या है? तो शिवजी जो है महेश्वर का अर्थ है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ण का क्या अर्थ होता है?
वर्ण का अर्थ है जो वो अक्षर या फिर ध्वनि होता है। ठीक है, एक अक्षर का अर्थ होता है एक वर्ण का अर्थ होता है अक्षर या फिर ध्वनि। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 41 क्वेश्चन है अपना, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें क्या कहते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो हिंदी में आने लायक भी है और संस्कृत में भी आ सकता है। तो इसका आंसर है स्वर। स्वर जो हैं उन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। राइट, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। राइट, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। चलिए आगे चलें। तो भारतवर्ष में देव भाषा किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल हमारे भारतवर्ष में जो संस्कृत है उसे देव भाषा का दर्जा प्राप्त है और हम देव भाषा बोलते हैं संस्कृत को। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस समाज के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब द्वंद्व समाज के उदाहरण हैं। और द्वंद्व समाज को समझने के लिए सबसे बड़ा इसमें एक जो बीच में जो ये द्वंद्व वाला जो निशान होता है ना, ऐसे करके उससे हम आसानी से पहचान सकते हैं समाज को। राइट, आपने पढ़ा होगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी तो जितना हो सके उतना मैं बता देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना लेंगे समास वाला। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यही समझिए कि द्वंद्व समास को समझने के लिए आपको एक चिन्ह बीच में मिलेगा दोनों शब्दों में। राइट, अब यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान होंगे ही ना। जैसे कि माता और पिता, यहाँ पे भाई दोनों पद ही प्रधान हैं। ठीक है, तो ये तो सरल है, द्विगु और द्वंद्व सरल है। हम एक वीडियो और बना लेंगे इसके लिए। ठीक है, केवल समास की बात करेंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास का कोई एक उदाहरण बताइए। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदरा। ठीक है, गणेश जी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिनम में कौन सा समास है। तो प्रतिदिनम में अव्ययीभाव समास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। तो संस्कृत भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी गई है। चलिए 2 क्वेश्चन 3 और बचे हैं, जल्दी से जल्दी फटाफट ख़त्म करेंगे। शब्दानुशासन किसे कहा जाता है। ठीक है, शब्दानुशासन कहा जाता है व्याकरण को। कहने का मतलब है कि शब्द बोले जाएँ विथ अनुशासन के साथ। मतलब कि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है, हिंदी में जो व्याकरण है उसमें शब्दों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, वो सब दिया गया है। ठीक है, तो वही उसी का अर्थ, व्याकरण का अर्थ जो है वो शब्द अनुशासन है। मतलब शब्दों को अनुशासन यानी एक क्रम निश्चित तरीके से बोलना। ऐसे नहीं कि आप जैसे चाहे बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो व्याकरण शब्द अनुशासन शब्द बोला जाता है। ठीक है, व्याकरण को। राइट, अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं विभक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन फिर से निकल के आया है, ऊपर भी पारणी का एक क्वेश्चन था, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भैया संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की है। तो आपको याद रखना है महर्षि पाणिनि को, बिल्कुल याद कर लीजिए। राइट, चलिए तो यहाँ पे होता है हमारा सेशन ख़त्म। हमने किए हैं 50 क्वेश्चन को हल। ओके, कैसे लगे क्वेश्चन, आपने कितने सही किए हैं, लेवल क्वेश्चन का कैसा था, आपको आते थे नहीं आते थे। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें पता है कि आपको आते होंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यही होता है भैया कि पिछले वाले क्वेश्चन पहले ही देख लेते हो ना, याद कर लेते हैं, और वो रिपीट भी होते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आपको देना चाहिए ऐसा वीडियो। तो आते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हो तब भी आप ज़रूर देख लें और इन्हें याद कर लें। सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आते भी हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो
आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको ऐसे और भी हज़ारों क्वेश्चन सेट पेपर लगाने को मिले। ओके, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार, चलते हैं। थैंक यू।